नमस्कार साथियों, फार्मा गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर एक नई न्यूज या अपडेट कह सकते हो जो सोर्सेज बेस्ड है इस पर चर्चा करने के लिए हाजिर हुआ हूं। और काफ़ी रोज़ बाद ये मेरा वीडियो आया तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु आप सपोर्ट करते रहे हैं तो आपका दिल से शुक्रिया। वैसे ही बस आप इसको एक बार अपने स्टेटस पे और डाल दीजिएगा। परंतु इस वीडियो में जो चर्चाएं होगी वो आपको इन सब बातों की जो कावियात नज़र आ रही है कि एग्ज़ाम से होने वाली है, पैटर्न क्या रहेगा, अंदर की क्या खबरें चल रही है, ये मेरिट वाले क्या कर रहे हैं, क्या इसी मेरिट से हो जाएगी, सभी सवालों के जवाब बारी बारी से निपटाते हैं हम। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सब लोगों को जो नए हैं उनको मैं बता दूं, पुराने वाले तो सब जानते ही हैं कि भैया जो फार्मासिस्ट भर्ती थी, फार्मासिस्ट भर्ती एग्जाम से जब पहली बार हुई वो 12-13 के आसपास हो चुकी थी। उसके बाद 2018 में वैकेंसी भाजपा की सरकार में निकली थी, वसुंधरा माननीय हमारी पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने निकाली थी 1736 पे, और ये चलते चलते 2023 में जाकर पूरी होती है और ज्वाइनिंग अब उनको मिलती है 25 में। और ये 3000 के लगभग पद थे। ये भर्ती प्रक्रिया जो यहाँ थी ये थी एग्जाम के माध्यम से दोस्तों, और बच्चों ने खूब जम के तैयारी की थी। और उस वक्त जो था इसका एग्जाम का पैटर्न भी इन्होंने इस तरह से सेट किया था कि 105 की फार्मेसी आएगी और 45 नंबर का जीके आएगा, और ये भी अधीनस्थ बोर्ड जो है आरएसएस भी यही करवाने वाला था। परंतु इसके साथ ही वहां पर 20 और 30% मिलने वाले थे, यानी कि जो लोग पहले संविदा पर काम कर रहे थे उन सबको संविदा जो फार्मासिस्ट थे इनको ये जो है एक्सपीरियंस के साथ ये मिलने वाला था। परंतु इसमें एक पेच फंसा दिया गया था, 40% लेना जरूरी था, अधीनस्थ बोर्ड पहले ही कहता था। तो इसका ये सबसे बड़ा डर था, ये पास होगा फिर ये परसेंटेज का फायदा मिलने वाला है। हुआ यूं कि इसको फिर इन्होंने एग्जाम से सीधा हटाकर किस पर शिफ्ट कर दिया, इन्होंने कर दिया दोस्तों मेरिट पे। अब ये मेरिट वाला क्या है, सीधी भर्ती मेरिट के आधार पर, यानी कि 2023 में जो भर्ती हुई वो आपके डी फार्मा के परसेंटेज प्लस बोनस के आधार पर हुआ। अब सुनने वाली बात जो है वो गौर से ये है कि पहले तो आपने डी फार्मा को और बोनस के आधार पे कंसीडर कर लिया, अब यहीं पर फार्मासिस्ट को अगर करना था तो वो तो बी और डी दोनों ही होते हैं। फार्मासिस्ट तो बी, और अगर डी है तो आप सब लोग जानते हैं कि डिग्री में परसेंटेज कम बनता है और डी फार्मा से ज्यादा बनता है। अब इसमें यह भी एक कुछ बच्चों का तर्क नजर आता है कि ये जो डी फार्मा करने वाले लोग होते हैं, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो डी फार्मा करने वाले लोग हैं इसमें भी 250 से 300 आज तक पेंडिंग पड़े हैं, उन्होंने फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। तो सरकार का जो पिछली का भी एक्सपीरियंस रहा वो बहुत बुरा रहा है। ये जो है ये बाहर से कहीं से करे आते हैं, बाहर से मतलब आउट ऑफ राजस्थान, और जिनका अता पता भी नहीं होता, आउट ऑफ राजस्थान कर आते हैं और फिर वहां से इनको मिलता है खूब सारे परसेंटेज। अब ये जो डी फार्मा करते हैं इनका मैं मान के चलता हूं कि 90% या मैं कहता हूं 80%। अब जिस बच्चे के डी फार्मा में 80% है, सुनते जाना मेरी बात, और वो जो है कई किसी बैक जो गेट आजकल एंट्री चलती है, अभी मैं न्यूज़पेपर में दिखाऊंगा, ऐसे बहुत सारे नर्सिंग कर्मी बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे फार्मासिस्ट बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं चलता वैकेंसी कब आई कब चली गई, और उनको ठेका प्रथा के थ्रू उनको ले लिया जाता है अंदर। अब उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे बात भी की है। अभी एक अजमेर से एक बच्चे का मेरे पास कॉल आया, बोले कि साहब मैं लगा तो ऐसे ही हूँ और पैसे मांगते हैं ये लोग, हमें नहीं पता कि ये कहाँ जाते हैं, जबकि इसमें कोई अधिकारी संलिप्त नहीं होता, कोई एजेंसी का कह देते हैं, कुछ भी ऐसी खबरें आती है। परंतु वो कहते हैं सर मुझे तैयारी करनी है, तो वो अभी उन्होंने जो है फार्मा गुरु ऐप के साथ वो बच्चा इनरोल हुआ है। और क्योंकि वो अभी रीट के पेपर को लेकर थोड़ा डर गया था, मैं बताता हूं, क्योंकि रीट का पेपर अभी अधीनस्थ ने करवाया, तो मैं बताता हूं आपको। ये जो बच्चा है ये बाहर से अगर मान लो करके आता है तो 80% है इसके, और 80% का अगर परसेंटेज निकाला जाए ना तो 70 का 80 मानते हैं, तो इसके परसेंटेज बने 56, और 56% है दोस्तों। इसके पास मैं कहता हूं 20 या 30% का बोनस है, तो 20 इसके जोड़ दो, और मैं 20 जोड़ के चलता हूं, इसके हुए 6% और ये 5 और 2 7, इसने बना लिए 76% ओवरऑल मेरिट जो 2023 का प्रोसेस था। अब सुनो, ये अगर बाहर से नहीं करके आता, पहली बात बाहर से भी नहीं करके आता तो भी इसके 56% थे, और 10% मिलता है तो भी ये 66 पर है। अब ये बच्चा देखो यहां से जो रेगुलर जाते हैं इनके परसेंटेज बनते हैं दोस्तों, मैक्सिमम टॉपर आदमी होता है ना वो 75 से 70, बस
ये 65% तो मैं कह रहा हूं बामुश्किल आते हैं, और ये 75 तक पहुंच जाते हैं। अगर ये 75 तक ये बच्चा पहुंचता है तो इसके तो 56 से ये तो 52 पे ही आ गया, यहाँ का अगर लोकल बच्चा है तो ये तो 52 पे आ गया। और ये 60-65 वाले जो बी फार्मा के बच्चे हैं ये तो इससे भी कम आ जाती है, ये 48 के आसपास घूम रहे। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना इसके पास है ना इसके पास है, ये तो हो गए वैसे ही मेरिट से बाहर, परंतु ये तो पहले तो बाहर से कर गए, तब इन्होंने 80 बना लिए, प्लस में इनके पास बोनस भी था। तो ये कहने का तात्पर्य जितने पहले से ऑलरेडी लगे हुए थे उसमें से 80 to 90% को ही परमानेंट किया गया है, ये बात आप मान के चलिएगा। परंतु कहानी क्या है कि एक बहुत बड़ा धड़ा है, 2 लाख के आसपास का धड़ा है, जो ये चाहता है कि नहीं हमारा कैलिबर चेक होए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई बालक डिग्री या डिप्लोमा कर लेता है तो वो अपने जीवन में रोजगार चाहता है, जैसे बी फार्मा या डी फार्मा कर लिया, और वो इसके बाद जब वो रोजगार चाहता है तो वो ये कहता है कि यार जहां पे मैं कम प्रताड़ित हूं, क्योंकि इंडियन सोसाइटी ऐसा मानती है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं तो फिर आपका जीवन सुरक्षित है, आप सेफ महसूस करते हैं, आपका परिवार सेफ है, आपको वो रुतबा मिल जाता है। परंतु अब ये बच्चा जैसे ही बाहर आता है ये इंतजार करता रहता है, तो सोसाइटी भी इससे सवाल करती है, बोले हाँ भाई साहब कब तुम नौकरी लगोगे। अब ये क्या कहे कि मैं कब नौकरी लगूंगा, ये किसी को नहीं समझा सकता कि नौकरी लगने वाले लग रहे हैं परंतु मैं नहीं लग रहा हूं। क्यों नहीं लग रहा हूं? इसकी तैयारी बहुत अच्छी है, ये पढ़ता बहुत अच्छा है, इसके पास नोट्स बहुत अच्छे हैं, इसने बहुत अच्छे ढंग का कंटेंट जो है उसके साथ ये आदमी अटैच्ड है, सारी चीजें इस बच्चे के पास, परंतु इस बच्चे के पास क्या है, कैलिबर दिखाने के लिए मैदान नहीं है। ये कहता है भाई साहब अगर मुझे जीवन में नौकरी ना मिले तो ना मिले, मेरी किस्मत में ना आए, पर कम से कम आप मेरे लिए इतना तो कर दो कि मुझे एग्जाम में बिठाओ जहां पे पता चले। अब बहुत सारे बच्चे इस बात पे ये आ जाते हैं, बोले कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम क्यों नहीं देता, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में 20 से 30 मैक्सिमम 100 भर्ती आती है। पिछली बार आरआरबी के अंदर निकाल के देख लो, इस बार जो वैकेंसी 105 सीटें आई हैं और कुल 10-15 जोन बने हुए हैं रेलवे के, इसमें इस बच्चे का नंबर कभी नहीं आएगा। जो एक एवरेज बच्चा है वो मेहनत करके राजी है, परंतु यहां तो बी फार्मा वाले और इससे भी बड़े बड़े टक्कर एम फार्मा देने वाले हैं, ये डी फार्मा का स्टूडेंट है, या फिर इसने बहुत नॉर्मल जाके 50-55% के साथ डिप्लोमा किया है, परंतु अब ये सीख रहा है, अब ये पढ़ रहा है, कभी यूट्यूब से मत्था मार रहा है, किसी का ये कोर्स इनरोल कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, परंतु इसको कैलिबर दिखाने का मौका नहीं मिला। अब कहानी क्या है, ये सारी कावियात चलती है और अब आता है 2025, और 2025 में आते आते दोस्तों होता ये है कि कुछ बच्चे मिलकर इसकी मुहिम छेड़ते हैं और वो कहते हैं हम तो एग्जाम से ही भर्ती करवाएंगे, और इन बच्चों के साथ बहुत सारे और बच्चे भी आ जाते हैं जो एग्जाम के माध्यम से होते हैं, और ये लगातार जिला कलेक्टर को और माननीय को सबको पत्र लिखते हैं। हालांकि बोनस वाले भी लिख रहे हैं, परंतु बोनस वालों का ये है कहना कि भैया हम लोगों ने 7,500 रुपए में नौकरी की है और इतने सालों तक की है, तो ये क्या परमानेंट होने के लिए ही कर रहे थे? तुम 3 साल बाद में हट भी सकते थे, एक्सपीरियंस तो आ ही गया था। दूसरी बात कि जो न्यूज़पेपर जितने भी हैं, न्यूज़पेपर में आप हर 3-4 दिन बाद में आप देखोगे, एक होता है दोस्तों निविदा और एक होता है संविदा। संविदा पे जो लगे हुए थे वो लगभग परमानेंट हो गए, क्योंकि संविदा का भी एग्जाम के माध्यम से होता है। ये जो निविदा या कॉन्ट्रेक्चुअल जो 1-1 साल का जो सिस्टम होता है ना, इसमें 1 साल के बाद में उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है 2 साल के लिए, फिर 3 साल के लिए, परंतु हर साल इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, जो भी एक इनका पर्टिकुलर ऑफिस होता है, कंसर्निंग ऑफिस होता है, परंतु ये एक बार लगते हैं तब उसके बाद मतलब चारों तरफ ये हवा फैली हुई है कि ठेकेदार मिले, ठेकेदार को जाके गाँव मेरे को नौकरी लगना है, ठेकेदार कहेगा ला पैसे, और वो डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं। अभी शायद बीकानेर की खबर थी जिसमें कुछ एक नर्सिंग ऑफिसर बच्चों को लगाया गया था, उन्हें पता ही नहीं चला कब लगे कब नहीं, और सीएमएचओ साहब तो खुद ही आउट ऑफ बीकानेर थे, वो जयपुर किसी मीटिंग में गए हो, तो उन्होंने कहा मुझे आइडिया ही नहीं है कब हो गया, ये एजेंसी के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, ऐसा अखबार में मैंने पढ़ा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें चलती रहती है। अब इनका ये कहना है कि हम भी तो एग्जाम दे के लगे थे, तो जितने एग्जाम दे के इससे पहले संविदा पे लगे थे वो लगभग इस भर्ती में सारे लग चुके हैं। अब तो ये जो एक साल को बढ़ा के 3-3, 4-4 साल तक का एक्सपीरियंस लिए हुए घूम रहे हैं कोई कहीं पे, ये चाहते हैं कि सीधा डायरेक्ट हो जाए। तो फिर क्या ये जो 1.5 से 2 लाख बच्चे हैं, मैं 1 लाख को कंसीडर करके चलता हूं, क्या आप जो 500-700 जो बच्चे हैं इनके बदले में इनकी बलि दे दी जाए? ये फिर ये भी फार्मेसी प्रोफेशन के ही हिस्सा है, क्या ये फिर वापिस उसी तरह से बेरोजगारी का हिस्सा बने रहे? और आप लोगों के सामने आपको ऐसा नहीं है, ये जो है सरकार जो है ये कह रही है कि हम ऐसा अभी सोच रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक ऐसा पता चल रहा है
कि भैया ऐसा है कि हम लोग ये जो संविदा कर्मी हैं इनको अलग से परसेंटेज तो देंगे ही देंगे, ऐसा नहीं है। और ये भी जो एग्जाम के पक्ष में जो खड़े बच्चे हैं ये भी कभी नहीं कह रहे। अब मैं आपको इसके अलावा कुछ एक चीजें दिखाता हूं कैसे क्या चीजें चलती है। सबसे पहले देखो दोस्तों, ये है हमारे माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री है खीम सर जी, है ना, गजेंद्र सिंह जी खीम सर। तो इन्होंने क्या कहा कि इनसे किसी ने पूछा, ये एक अरविंद कुमार नाम का मतलब है एक ट्विटर हैंडल, माननीय चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर ने स्पष्ट किया भविष्य में जो है विभाग ने भर्ती परीक्षा के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यह संकेत दिया गया है कि स्थायी नर्सिंग अधिकारी और अन्य पदों की भर्तियां आरपीएससी के द्वारा माध्यम से होगी। अब इनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि साहब आप जो है, मैंने ये बयान सुना, आप क्या कर रहे हैं, आप जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उसमें कुछ एक धड़े बंटे जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो नियम है उन्हीं नियमों के मुताबिक ही भर्ती होगी, और नियमों में हमें अगर कोई संशोधन करना भी पड़ा, मतलब नियमों को बनाए रखने के लिए अगर नियमों में संशोधन करना पड़ा तो वो भी हो रहा है काम। यानी कि जो 1965 के जो नियम थे वो बेसिस और नर्सिंग ऑफिसर को परीक्षा के माध्यम से, बेसिस यानी फार्मासिस्ट को ये परीक्षा के माध्यम से करवाया जाना था, पैरामेडिकल परीक्षा के माध्यम से करवाया जाना था। तो अब उसके बाद क्या है, पिछली बार जब हुआ था तो मैंने शायद इससे पहले एक वीडियो बनाया था, आपने देखा कि नहीं, 1965 में एक अमेंडमेंट किया गया था 2022 में कि यह एक बार यह लागू है। क्या कहा हमने, एक बार यह लागू था। तो एक बार के लिए ये मेरिट वाला खेल जचा था, उसके बाद उसमें साफ एक बार ये लिखा हुआ है। अब ये जो है बाकी मेरिट के पक्ष वाले ये चाहते हैं कि उसमें फिर से संशोधन होए, और फिर से संशोधन हो और उसमें फिर से ऐसा लिखा जाए कि भैया ये मेरिट के आधार पर होगी। तो सरकार जो है भाजपा वाली, इन्होंने ही भर्ती को पूरा करवाया लास्ट में जाके, तो हालांकि क्योंकि अब वो संशोधन ही ऐसे हो चुके थे उसका कोई इलाज नहीं था तो उनको भर्ती करवानी पड़ी पूरी। परंतु उसमें क्या है कि इनका एक्सपीरियंस बड़ा बुरा रहा। 250 से शायद 300 के आसपास तो फर्जी डॉक्यूमेंट मिले, सर्टिफिकेट मिले, कितनों ने बाहर से करके आए हैं, अभी तक जांचें भी चल रही है, 5-5 बार तो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए गए, अब जाके कुछ बच्चों को जो है ज्वाइनिंग मिली। दूसरा देखो इसके पक्ष में क्यों है एग्जाम के, एक ही दिन में 87 जीएनएम सहित 113 की भर्ती विज्ञप्ति तक जारी नहीं। अब सोचने वाली बात यह है, ये 2025 की खबर है, 29/4/2025 की। अब सुनो क्या है इसमें, ठेकेदार मिली भगत का आरोप लगा है ना, ये राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन यूटीबी ने भर्ती घोटाले का आरोप लगाते हुए कलेक्टर और सीएमएचओ, ये ऐसी बहुत सारी आप न्यूज देखते हैं। देखो सीएमएचओ के नाम से मांगी घूस, चिकित्सा अधिकारी पकड़ा गया, तो ये डॉक्टर बुद्धराज जी बिश्नोई हैं। अब हमें इस पे तो जाना नहीं है, परंतु आप लोगों ने देखे होंगे ऐसे बहुत सारी न्यूज चलती रहती है। अब सुनो क्या है, ये मोस्टली जो सारी खबरें हैं ये एक आरपीएफ राजस्थान नाम से एक ट्विटर हैंडल है, और इस ट्विटर हैंडल का जो है पूरा आरपीएफ राजस्थान यानी राजस्थान ये फार्मासिस्ट फ्रंट के नाम से है इसका पूरा नाम। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और जितनी भी तमाम तरह की जानकारियां हैं, एक खटक न्यूज थी, आप अगर देखोगे तो अभी थोड़े दिन पहले 4-5 रोज पहले क्या धरना प्रदर्शन हुआ था, तो इस खटक न्यूज में इन बच्चों से पूछा गया तो इन्होंने साफ कहा है, इन्होंने साफ बोला कि मैडम देखो ऐसा है, हमारे साथ ये निष्पक्षता नहीं कर रहे हैं, इन लोगों ने हमारे साथ फर्जीवाड़ा किए, ये पहले भी फर्जीवाड़े से घुस गए, इस बार फिर घुस गए। परंतु अभी अगर आप देखोगे ना एक चीज और, कि जो एलपी पंथ है, एक मैंने इसमें अटैच नहीं कर पाया, तो आप एक देखोगे एक एलपी पंथ जो है वो सीनियर संपादक है दैनिक भास्कर के, एलपी पंथ साहब है ना, नेशनल एडिटर हैं। तो एलपी पंत ने आज ही अभी 12-13 घंटे पहले एक वीडियो डाला, उन्होंने साफ साफ लिखा, बोले भाई साहब होगा तो एग्जाम, अंदर के सूत्रों से यही पता चल रहा है, परंतु प्लस में हम क्या करें, इस एग्जाम के जो बोनस वाले हैं उनको बोनस कितना दिया जाना चाहिए, उसके लिए क्या प्रक्रिया है, ये हो रही है। अब अगला सवाल ये आ सकता है आपका, बोले कि सर आप ये बता दो कि ये एग्जाम कब होने वाला है। तो ये मैं आपको बता दूं कि एग्जाम की अभी जो 6826 की जो फाइल अटकी हुई है, आप लोगों ने सबने सुना है, बहुत बच्चे ऐसा कमेंट करते हैं, 6826 की जो फाइल अटकी हुई है वो वित्त विभाग और कहते हैं कि इस कार्मिक विभाग के बीच में खेल रही है, अभी वित्त विभाग के पास है। तो मान के चलिएगा 10 फेब को राजस्थान का बजट पेश होने वाला है, उसके बाद कभी भी वित्त विभाग इसको ओके कर सकता है। कुछ बच्चों का ये मानना है, बोले कि साहब पिछले दिनों जो कैलेंडर जारी हुआ था उसमें किसी भी एग्जाम हमारे फार्मासिस्ट का नहीं है, तो उसमें चिकित्सा विभाग का भी नाम है और उसमें पैरामेडिकल का भी नाम है जो लास्ट दिसंबर का है। परंतु मैं कहता हूं ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज है जिनका नाम नहीं है और वो जुलाई अगस्त के आसपास भी हो जाएगी। तो इस बात के लिए कभी मत डरो, वो तो एक बार उनको एक खाका तैयार करके आंकड़ा पेश करना होता है सरकार के सामने कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। अमित शाह जी ने भी कहा था कि चिकित्सा विभाग में 2 लाख के आसपास हम लोगों ने दे दिए ज्वाइनिंग, जबकि आप लोग एनएचएम का एग्जाम दे के बैठे हैं, अभी तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिली, नर्सिंग ऑफिसर को नहीं मिली, बहुत लोगों को नहीं मिली है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उन्हें आंकड़े जो है वो सचिवालय से आते हैं, सेक्टर
कलेक्ट्रेट से आते हैं और वो उन्हें बताना पड़ता है, तो वो तो एक बार लोगों के सामने जनता को ये कहना पड़ता है कि हम आपकी भलाई के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो उसकी कैलेंडर की टेंशन मत लो। 10 फैब के बाद ये कभी भी पास हो सकती है, तो हो सकता है कि ये जून जुलाई के आसपास विज्ञप्ति देखने को मिल जाए या उससे पहले ही देखने को मिल जाए। कितना टाइम लग सकता है ये तो देखो सरकार के हाथ में होती है। परंतु मैं आपको बता दूं, अब तक अगर आप पहुंचे हो तो इसका मतलब आप राजस्थान फार्मासिस्ट के लिए है बहुत ही सीरियस। अभी पिछले दिनों संस्कृत विभाग के रीट का पेपर हुआ था 4-6 रोज पहले। अगर आपका कोई जानकार है तो उससे पूछना, उसने क्या करा कि भाई साहब 100 क्वेश्चन तो दिए ही दिए, ये क्यों डरते हैं। और मैं भी आपको भी बता दूं, अगर आप ऐसे कर रहे हैं ना, बोले कि साहब ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बोले कि ये वन लाइनर पढ़ लेते हैं या हम ये सीधा सीधा चलते हैं, तो अगर अधीनस्थ बोर्ड आया और उसके हिस्से में मान के चलते हैं कि एग्जाम आ गया, क्योंकि आप अभी तक मेरा वीडियो सुन रहे हो तो 100% एग्जाम वाले हो आप, तो अगर मैं कहता हूं ये जो 100 क्वेश्चन आए थे ना, तो 100 के आप 4 गुना कर दो तो एक साथ 400 क्वेश्चन पूछे। कैसे 400 क्वेश्चन पूछ लिया अधीनस्थ बोर्ड ने, इतना लेंथी पेपर बना दिया था कि हवा ही नहीं लगी। सवाल नंबर 1 था, और मैं कहता हूं अगर आप फार्मेसी से हैं तो उन्होंने कह दिया कि जो गिवन फॉलोइंग, मैं कहता हूं इंग्लिश में ही बता दूं, गिवन फॉलोइंग जो स्टेटमेंट है अबाउट एब्जॉर्प्शन, ठीक है, अबाउट एब्जॉर्प्शन, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन नंबर है, उसमें से इन्होंने कहा 1 2 3 4, और उसमें उन्होंने कह दिया कि एब्जॉर्प्शन जो है पैसिव डिफ्यूजन से सबसे ज्यादा होता है, दूसरा उन्होंने पीक फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है, तीसरा कुछ और, चौथा कुछ और। अब सुनो, ए में क्या आया, ए में आया 1 सही, फिर आया ब या बी, तो इन्होंने कहा 1 2 सही, फिर 1 2 3 4 3 सही, और फिर लास्ट आ गया 1 2 3 4, और 5वां और है भाई साहब ऑप्शंस। उन्होंने कहा अगर अनुत्तरित, अगर आपने इसको अटेम्प्ट भी नहीं किया तो भी गोला तो काला करना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा कि इस तरह से एग्जाम को बनाया जा रहा है। अगर आप तो सोच रहे होंगे कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ये फलानिया डिजीज, आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए कौन सी रिएक्शन आएगी, सीधे नाम नहीं पूछे जाते। सवाल जो है अब इस बार जो आने वाले हैं वो अलग लेवल के आएंगे, और 40% लेना भी अनिवार्य हो जाएगा। इस रीट वाले में ऐसा हुआ है, तब बहुत सारे लोगों के दिमाग हिल गए हैं कि यार हमारी तैयारी का जो लेवल है वो अलग स्तर पे था, और अधीनस्थ बोर्ड अब पहुंच गया इससे भी ऊपर। पहले सुनने में आ रहा था, देखो आरपीएससी ने 225 क्या किए, पॉलिटिकल साइंस के जो है फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर लिए, और इसमें से पास कितने हुए 6, इस बार बढ़ा के 569 सीटें कर दी, यही खाली बच गई थी। और अभी अधीनस्थ बोर्ड ने कर दिया कि 40% तो लेना पड़ेगा, और ऐसा पेपर दे दिया कि बच्चों को 32-32 पेजेस का तो पेपर दिया जा रहा है। अब वो उसको पढ़े तब उसमें आधा घंटा लग जाए, तो बच्चों को आप 2-2.5 घंटे का 3 घंटे का समय दे रहे हो, तो फिर ये गड़बड़ है मामला। तो कहानी क्या है, फार्मासिस्ट में क्या होने वाला है, फार्मासिस्ट में यही होगा, फार्मेसी जो है 105 नंबर की आएगी, और ये जो जीके है ये 40 नंबर का आएगा। जीके को तो ऐसे बना के देंगे ना पूछो मत, परंतु इस फार्मेसी में भी आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। तो अगर जो भी बच्चे एग्जाम के पक्ष में खड़े हैं और वो चाहते हैं कि यार हमें एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आज से ही, कल से ही 26 जनवरी से, या आपको अपने मन को सुदृढ़ कर लेना है, तैयारी के लग जाना है, क्योंकि आज नहीं तो कल वैकेंसी आएगी। और दोस्तों उस दिन आप लगोगे और आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि फार्मेसी में 10-11 जो सब्जेक्ट हैं वो अपने आप में बहुत बहुत बड़े सब्जेक्ट होते हैं, उनको कवर कर पाना भी बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक बच्चे ने मुझे अभी कहा भी था, जो मैं आपको कह रहा था, कॉन्ट्रैक्ट पे लगा हुआ है, परंतु वो तैयारी करने के लिए उन्होंने हमारी फार्मेसी का जो फार्मा गुरु नाम से जो ऐप है प्ले स्टोर पर, उससे इनरोल किया उस बच्चे ने, और मेरे को उसने कॉल करके भी बोला, बोले साहब जितना मेरे पास वक्त मिल पाता है ना, मैं उतनी देर में ये कर पाता हूं। और दोस्तों अगर आप भी इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। कल 26 जनवरी का दिन है, तो उस पर कुछ ऑफर शायद होगा, और आपको वो ऑफर भी शायद लास्ट डे पे ही होगा। आप देखना चाहो तो आप कंटेंट को डाउनलोड कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सभी सवालों के जवाब जो है वो आपको अता फरमाए हैं। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रहे तो आपको हमेशा कहता हूँ, आपको चाहे हमारी बुक के बारे में जानना है, चाहे आपको हमारे किसी कोर्स के बारे में जानना है, टेस्ट सीरीज के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर आप मुझे अपना सवाल लिख कर भेज देना सीधा डायरेक्ट कि सर मेरा ये सवाल है, आपको मैं कॉल बैक कर लूँगा। तब तक दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना।